रात का गहरा सन्नाटा था। एक पुरानी हवेली के भीतर अचानक कांच टूटने की भयानक आवाज गूंजी। आवाज इतनी तीखी थी कि दूर खड़े पहरेदार भी कांप उठे। लेकिन जब उन्होंने दौड़कर भीतर झांका तो आश्चर्यजनक रूप से हवेली का हर शीशा सही सलामत था, सिवाय एक काले पुराने रहस्यमयी शीशे के। कहते हैं उस शीशे में इंसान की परछाई नहीं, बल्कि उसकी आत्मा का अंधेरा रूप कैद हो जाता है। गांव के लोग उसे भूतिया शीशा कहते थे। जिसने भी उसमें झांका उसके जीवन में मौत और पागलपन की परछाइयां उतर आईं। कई सालों तक यह हवेली वीरान रही, पर एक दिन शहर से आए एक नए परिवार ने यह हवेली खरीद ली। लोगों ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन परिवार ने मजाक उड़ाते हुए कहा, ये सब अंधविश्वास है। परिवार में थे पिता अजय, माँ सविता और उनकी इकलौती बेटी रूही। रूही पढ़ाई में तेज थी, लेकिन अजीब और रहस्यमयी चीजों को जानने में उसकी दिलचस्पी और भी ज्यादा थी। जब उसने पहली बार उस शीशे को देखा तो उसकी आंखें जैसे खिंचकर वहीं रुक गईं। लकड़ी की काली चौखट में जड़ा हुआ वह शीशा जैसे उसकी नजरों से बात कर रहा हो। माँ ने उसे झटके से खींचते हुए कहा, इस शीशे को कभी मत छूना, इसमें कुछ ठीक नहीं है। पर रूही ने बिना कुछ कहे सिर्फ मुस्कुराकर सिर हिला दिया। पहला सन्नाटा तोड़ने वाली रात, पहली रात हवेली में बिताना आसान नहीं था। बाहर बारिश और तूफान ने घर की दीवारों को हिला दिया। खिड़कियां चरमरा रही थीं और पुराने पेड़ों की डालियां दीवारों पर भूतियां छायाएं बना रही थीं। रूही अपने कमरे में किताब पढ़ रही थी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके दरवाजे के पास धीमे धीमे चल रहा है। उसने कान लगाकर सुना, थप थप थप, कदमों की आवाज। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह धीरे से बिस्तर से उठी और दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन तभी उसकी नजर ड्राइंग रूम पर पड़ी। अंधेरे में हल्की रोशनी के बीच वही शीशा चमक रहा था, जैसे उस पर कोई अदृश्य हाथ सरक रहा हो। रूही धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उसने हिम्मत कर शीशे में झांका, और वहीं उसकी सांस थम गई। शीशे में उसकी परछाई खड़ी थी, लेकिन उस परछाई के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी, जबकि रूही के होंठ बिल्कुल स्थिर थे। उसकी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी लहर दौड़ गई। उसने आंखें बंद कर लीं और पीछे हट गईं। आधी रात का पहला बुलावा करीब 3 बजे। उसके कमरे में अचानक धीमी धीमी फुसफुसाहट गूंजने लगी। रूही, रूही। आवाज इतनी पास थी कि जैसे कोई उसके कान के बिल्कुल पास बोल रहा हो। वह घबराकर उठी और चारों ओर देखा। कोई नहीं था, लेकिन आवाज रुक नहीं रही थी। धीरे धीरे वह और साफ सुनाई देने लगी। रूही, इधर देखो, शीशे में देखो। उसके हाथ पांव सुन्न पड़ गए। वह कांपती हुई दरवाजा खोली और ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ी। शीशे पर इस बार धुंधली आकृतियां उभर रही थीं, जैसे कई लोग अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हों। रूही का चेहरा पसीने से भीग गया। उसने डरकर शीशे की ओर हाथ बढ़ाया, और तभी शीशे के अंदर से एक काली हथेली तेजी से बाहर निकलने लगी। रूही चीखते हुए पीछे हट गई। उसकी आंखों के सामने से वह काली हथेली धीरे धीरे धुंधली होकर फिर शीशे के भीतर गायब हो गई। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लगा कहीं बेहोश न हो जाए। सुबह होते ही माँ सविता ने उसके चेहरे की हालत देख ली। रूही, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? रूही ने हिम्मत कर सब बताने की कोशिश की, पर पिता अजय ने बीच में रोकते हुए कहा, बस, अब इन बकवास बातों को भूल जाओ। ये सब तुम्हारे दिमाग के खेल हैं। लेकिन रूही जानती थी कि उसने सच में कुछ देखा था। हवेली में पहला बदलाव उस दिन से हवेली का माहौल और अजीब होने लगा। कमरों में अचानक ठंडी हवा चल पड़ती। रात में खाली गलियारे से चप्पल घिसटने जैसी आवाज आती। कभी कभी बत्तियां अपने आप टिमटिमाने लगतीं। रूही ने देखा कि माँ भी अजीब हरकतें करने लगी हैं। सविता अक्सर शीशे के पास जाकर घंटों खड़ी रहती, जैसे किसी से चुपचाप बातें कर रही हों। एक रात रूही ने माँ को जोर से कहते सुना, नहीं, मैं अपनी बेटी को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगी। रूही यह सुनकर कांप गई। शीशे का असर धीरे धीरे शीशा सिर्फ परछाइयां नहीं दिखा रहा था, बल्कि परिवार के हर सदस्य के डर को पकड़ने लगा था। अजय जब अकेले बैठे होते तो उन्हें शीशे में अपना मरा हुआ पिता दिखाई देता। पिता की आवाज आती, तुम निकम्मे हो, तुम्हें भी यहीं रहना होगा। अजय चिल्लाते, गालियां देते, पर आवाज बार बार लौटती रहती। सविता हर रात शीशे में अपनी माँ को देखती, वह माँ जो सालों पहले मर चुकी थी। माँ कहती, सविता, आजा, इस पार शांति है।
धीरे धीरे सविता का चेहरा पीला और थका हुआ दिखने लगा, लेकिन सबसे गहरा असर रूही पर पड़ रहा था। शीशे में उसकी परछाई अब पहले जैसी नहीं थी। वह परछाई हर बार मुस्कुराती, और अब तो उसके होंठ हिलने भी लगे थे, जैसे वह बोलना चाहती हो। आधी रात का हमला। एक रात 3 बजे रूही के कमरे की बत्ती अपने आप जल उठी। उसने आंखें खोलीं और देखा, उसके कमरे की दीवार पर वही परछाई मौजूद थी। परछाई धीरे धीरे बिस्तर की ओर बढ़ रही थी। उसके साथ साथ हवा में अजीब सी बदबू फैलने लगी, सड़ी हुई मिट्टी और खून जैसी गंध। रूही ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में अटक गई। उसने घबराकर आंखें बंद कर लीं। जब उसने दोबारा आंखें खोलीं, तो शीशे के अंदर से उसकी ही आवाज आ रही थी। रूही, मुझे बाहर आने दो, मैं असली हूं, तुम नहीं। रूही उस रात नींद में बार बार चीख उठी। सुबह माँ ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन अजय गुस्से में बोला, मैंने कहा था ना ये सब वहम है। अब अगर फिर शीशे की बातें की तो मैं इसे घर से बाहर फेंक दूंगा। पर सच यह था कि अजय खुद भी डरा हुआ था। हर रात शीशा उसे अपनी ओर खींच लेता था। वह चुपके से जाकर उसमें देखता, और हर बार कोई नया डरावना चेहरा सामने आ जाता। रूही का सामना। एक शाम रूही ने ठान लिया कि वह शीशे के रहस्य को समझेगी। वह अकेली ड्राइंग रूम में गई और सीधा शीशे के सामने खड़ी हो गई। उसकी परछाई फिर मुस्कुराने लगी, लेकिन इस बार परछाई ने होंठ हिलाए। आवाज गूंजी, तुम्हें लग रहा है तुम असली रूही हो? नहीं, असली मैं हूं। तुम तो बस मेरे लिए एक खोल हो। रूही के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने चीखते हुए शीशे को ढकने की कोशिश की, पर शीशे की सतह से जैसे हाथ बाहर निकलकर उसकी उंगलियों को पकड़ने लगे। वह बमुश्किल छूटकर पीछे भागी। माँ का बदलना। अगली सुबह सविता की आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। वह लगातार बड़बड़ा रही थी, मेरी माँ मुझे बुला रही है। शीशे के उस पार। रूही ने माँ को रोकने की कोशिश की, पर सविता अचानक गुस्से में पागलों की तरह चिल्लाने लगी, तुम समझती क्या हो? तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है। माँ का यह रूप देख रूही कांप उठी, जैसे शीशे ने उसकी माँ की आत्मा पर भी कब्जा कर लिया हो। खून से लिखे शब्द। उस रात हवेली में बिजली चली गई। पूरे घर में सिर्फ मोमबत्तियों की हल्की रोशनी थी। अजय किचन में गया और जैसे ही उसने दीवार पर नजर डाली, उसके रोंगटे खड़े हो गए। दीवार पर खून से लिखा था, अब तुम्हारी बारी है। अजय चीखता हुआ बाहर भागा और शीशे के पास जा गिरा। वहां उसने देखा, शीशे के अंदर उसकी ही परछाई खड़ी थी, पर परछाई के हाथ खून से सने हुए थे। असली खेल की शुरुआत। अब हवेली में दिन और रात का फर्क मिटने लगा। हर घड़ी शीशे से फुसफुसाहट सुनाई देती। परछाइयां अब सिर्फ दिखती ही नहीं थीं, बल्कि धीरे धीरे घर में घूमने लगी थीं। रूही ने महसूस किया, उसका कमरा अब उसका नहीं रहा। दीवारों पर परछाई हंसती, छत पर कदमों की आवाज गूंजती, और आईने में से आती आवाज कहती, रूही, अब तेरा समय आ गया है, तू मेरे भीतर समा जाएगी। सबसे डरावनी रात की शुरुआत। उस रात हवेली पर अजीब सन्नाटा छाया हुआ था। न कुत्तों की आवाज, न पंछियों की, जैसे पूरी प्रकृति भी डर के साए में छिप गई हो। अचानक ड्राइंग रूम में रखा शीशा खुद ब खुद कड़क आवाज से हिलने लगा। कांच पर दरारें उभर आईं और भीतर से काली धुंध निकलने लगी। रूही का सामना। रूही नींद से जागी और उसने देखा, दरवाजा अपने आप खुला है। हॉल से ठंडी हवा और फुसफुसाहट आ रही है। वह धीरे धीरे कदम रखती हुई नीचे गई। शीशे के सामने खड़े होकर उसने कांपते हुए कहा, कौन हो तुम? हमारी जिंदगी बर्बाद क्यों कर रहे हो? शीशे के अंदर उसकी परछाई मुस्कुराई और बोली, मैं कैद हूं सदियों से। बाहर आने के लिए मुझे एक शरीर चाहिए, और वो होगा तुम्हारा। शीशे की भूख। अचानक कमरे की सारी मोमबत्तियां बुझ गईं। काला धुआं हर ओर फैल गया। परछाई शीशे से बाहर निकलने लगी। रूही पीछे हटने लगी, लेकिन उसके कदम जैसे जमीन में धंस गए। शीशे से निकलते हाथ उसकी ओर बढ़े। आवाज आई, अगर बचना चाहती हो तो किसी और की बलि दो। माँ और पिता की दहशत। सविता कमरे में दौड़कर आई और बेटी को बचाने की कोशिश की, पर शीशे ने जैसे उसे भी अपने वश में कर लिया। उसकी आंखें लाल हो गईं और वह रूही की ओर झपट पड़ी। हमें बचाना है तो तेरी बलि देनी होगी। अजय भी पीछे पीछे आया, लेकिन उसके सामने अपनी ही परछाई खड़ी थी, जो खून से लथपथ हाथ में चाकू पकड़े खड़ी थी। बलि की मांग। पूरा कमरा अब चीखों और खून की गंध से भर चुका था। शीशे की परछाई चिल्लाई, एक बलि चाहिए, तभी मैं आजाद होऊंगा। रूही कांपते हुए चीखी, नहीं,
मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। पर तभी अचानक शीशे के अंदर से काले हाथ निकले और पूरे परिवार को जकड़ लिया। सविता और अजय दीवार से टकराकर बेहोश हो गए। रूही अकेली खड़ी रह गई और शीशा चमकने लगा मानो अब उसकी आत्मा को निगल लेगा।